नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा जो चल रहा था वो आप सबको पता है, काल विभाजन का टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक है? काल विभाजन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं काल विभाजन, और हमने काल विभाजन में जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको पढ़ लिया था। ठीक है, तो काल विभाजन का जो टॉपिक है उसमें क्लास संख्या जो है आज की होगी 16 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस विश्वास के साथ आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, पीजीटी की, टीजीटी की, या बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको इससे बेस्ट नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है। अगर आप ऐप से कोर्स लेते हो तो आप ले सकते हो, कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, प्ले स्टोर, वहां से भी कोर्स परचेज कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी का। ठीक है साथियों, चलिए आज का जो काल विभाजन है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हम लोग काल विभाजन करेंगे। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। देखते हैं आज का काल विभाजन क्या है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन है भाई, लिखिए। और ये नंबर आप डाले ना, जो भी नंबर चल रहे हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा काल विभाजन, काल विभाजन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा काल विभाजन। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस तरह से काल विभाजन किया है, क्या नाम दिया है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, नंबर एक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या काम किया? सबसे पहले तो संधि काल, क्या नाम दिया है भैया? आदिकाल को क्या कहा इन्होंने? संधि काल कहा है। और इसका जो समय इन्होंने रखा है विक्रम संवत 750 से 1000, विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1000 तक इन्होंने इसका समय रखा है। और आप ईस्वी में निकालोगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आप 57 ईस्वी से कम कर देना। फिर इसके बाद में इन्होंने जो रखा दूसरा काल, चारण काल इन्होंने किया है, दूसरा नाम चारण काल। इसका जो समय है वो 1000 से 1375 तक है। विक्रम संवत 1000 से 1375 तक, विक्रम संवत 1375 तक ये रहा है। इसके बाद में तीसरा काल इनका जो रहा उसका नाम है भक्ति काल। क्या नाम रखा है इन्होंने? भक्ति काल रखा है। और इसका जो समय रहा है वो विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, 1375 से 1700 तक इनका समय रहा है, विक्रम संवत 1700 तक। चौथे नंबर का जो काल है वो है इनका रीति काल। क्या नाम रखा है इन्होंने? रीति काल रखा है। इसका जो समय है 1700, विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक इनका जो समय रहा है। 1700 से विक्रम संवत 1900 तक इनका समय रहा। इसके बाद में पांचवा जो काल इन्होंने काल विभाजन में किया है वो है आधुनिक काल। क्या नाम दिया? आधुनिक काल इन्होंने नाम दिया है। और इसका जो समय है वो विक्रम संवत 1900 से आज तक, 1900 से आज तक या अद्यतन तक, ये इनका काल विभाजन रहा है मित्रों। तो संधि काल विक्रम संवत 750 से विक्रम संवत 1000 तक, चारण काल विक्रम संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अद्यतन तक इनका समय रहा है। ये इनका काल विभाजन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में किया है, तो 5 भाग आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ये इनका काल विभाजन है, संधि, चारण, भक्ति, रीति, आधुनिक। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल का काल विभाजन। अगला जो है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा काल विभाजन। चलिए, इनकी रचना वचना मैंने सारी सब कुछ आपको लिखा दी है। अब आप लिखिए डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल के द्वारा काल विभाजन। पहले हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन देखा, और इनकी रचना वैसे मैं लिखा दूं, चलो आपको यहाँ तो लिखाई देता हूँ, पहले लिखाई नहीं लिखाई होगी। तो इनकी रचना का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अनुसार किया इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अनुसार किया इन्होंने, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो इसका प्रकाशन वर्ष रहा है, प्रकाशन जो वर्ष है इसका वो है 1931 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी है इसका। इसमें जो काल विभाजन इन्होंने किया है उसको आप लिखिए। इनका काल विभाजन क्या रहा भैया?
इनका जो काल विभाजन है उसको लिखिए। इनका जो काल विभाजन है आ जाता है, देखो किसी का भी पूछा जा सकता है, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। लिखो इनका जो काल विभाजन है वो है सबसे पहले आदिकाल। क्या किया है इन्होंने? आदिकाल। आदिकाल नाम तो बहुत ने दिया है भैया, आदिकाल दिया है इन्होंने। इसमें क्या है, हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था मानी है। हिंदी हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था इसको कहा इन्होंने। और इसको भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहले नंबर पर इन्होंने कहा इसको इसको बांट करके पूर्वार्ध काल, क्या लिखा इन्होंने? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध आदिकाल, पूर्वार्ध आदिकाल इन्होंने लिखा। और इसको जो समय दिया इन्होंने विक्रम संवत जो है 1000 से 1200, विक्रम संवत 1000 से 1200 तक इन्होंने इसका समय रखा। और दूसरा इन्होंने इसका जो भाग किया है वो है उत्तरार्ध काल। क्या नाम है? उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आदिकाल। आदिकाल को भी दो भागों में बांटा। और आदिकाल में जो इन्होंने काम किया है वो है हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था माना है इन्होंने आदिकाल को। और इसको भी दो भागों में बांटा, पूर्वार्ध आदिकाल विक्रम संवत 1000 से विक्रम संवत 1200 तक। और फिर दूसरा भाग इन्होंने किया उत्तरार्ध आदिकाल, जो विक्रम संवत 1200 से लेकर के 1400 तक रहा है। विक्रम संवत 1200 से 1400 तक रहा, विक्रम संवत 1400 तक इसका समय रहा है। इसके बाद में इन्होंने दूसरा जो काल विभाजन किया है वो है मध्यकाल। दूसरा इन्होंने किया है मध्यकाल। भक्ति काल को इन्होंने मध्यकाल के रूप में लिया। और इसमें जो इन्होंने माना है हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था। पहले आदिकाल को तो क्या कहा इन्होंने? हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था के रूप में। और मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था के रूप में इन्होंने माना है। लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था, किशोरावस्था, हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था माना है। साथियों मेरे हिसाब से राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, कितनी इतनी खराब तो नहीं है देखो मेरी राइटिंग, ठीक है? पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे पढ़ लेंगे, नहीं साथियों मैं बता रहा हूँ। और मैं देखो डांटता भी बहुत बुरा हूँ, तो मैं आज कह रहा हूँ नालायक हूँ, पढ़ लेना ढंग से, ठीक है ना? ठीक है, मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोर अवस्था, इसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले वही पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मध्यकाल, पूर्वार्ध मध्यकाल। और दूसरा जो भाग इन्होंने किया है वो है उत्तरार्ध मध्यकाल, उत्तरार्ध मध्यकाल, ठीक है? दोनों के ही वही भाग किए हैं। तो पूर्वार्ध मध्यकाल का समय है वह विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1400 से विक्रम संवत 1600 तक, विक्रम संवत 1600 तक इन्होंने इसका समय रहा। और ये विक्रम संवत जो है इसका जो समय है विक्रम संवत 1600 से विक्रम संवत 1600 से विक्रम संवत जो है 1800 तक इसका समय इन्होंने रखा है, ठीक है? तो ये मध्यकाल इनका हो गया। इसके बाद में इसको इन्होंने तीसरे नंबर पर क्या माना है? तीसरे नंबर पर माना है आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। और आधुनिक काल को क्या कहा इन्होंने? हिंदी साहित्य की युवा अवस्था। पहले बाल्य अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर इन्होंने युवा अवस्था कहा है। तो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, युवा अवस्था, ठीक है? हिंदी साहित्य की युवा अवस्था इन्होंने माना है। इसको भी दो भागों में बांटा इन्होंने किया है, परिवर्तन काल, ठीक है? परिवर्तन काल। और दूसरा इन्होंने इसको दूसरा भाग किया है वर्तमान काल। क्या नाम दिया है? वर्तमान काल इन्होंने नाम दिया। तो पहले का इन्होंने 1800 से 1900 तक, विक्रम संवत 1800 से विक्रम संवत 1900 तक इसका समय रखा। और इसका जो है इन्होंने विक्रम संवत 1900 से विक्रम संवत 1900 से अध्ययन, ठीक है? ये इसका समय रहा है। तो इस तरह से जो हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। साथियों आपको विश्वास करके लिखना है, मैं फिर कह रहा हूं भटकना नहीं है, मत लगाइए इधर उधर पैसा कुछ भी, आपको इससे बेस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे, मेरा वादा है, बस आप लिखिए, ठीक है? इसके बाद में ये तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का काल विभाजन है भाई, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। अब आप टॉपिक डालिए अगला। अगला टॉपिक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन। लिखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काल विभाजन, यहां पर लिखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा काल विभाजन, काल विभाजन इनका बहुत इंपॉर्टेंट काल विभाजन है भाई। ये तो मतलब आप जो है ना
कानों से, आंखों से, नाकों से, सबसे जो है ना अच्छे से इसको ढंग से याद रख लेना, ठीक है। तो चलो इसका काल, इनकी रचना कौन सी थी पता है आप सबको? इनकी रचना का नाम तो पता होगा, हिंदी साहित्य। इन्होंने ये जो काल विभाजन जो लिया है ना, वो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास से लिया है। इनकी 3 रचनाएं थी, आप सबको पता है। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन्होंने इस तरह से रचनाएं लिखी। तो इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनकी रचना रही थी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी रहा है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1952 ईस्वी रहा है, ठीक है। अब इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो लिख लीजिए, काल विभाजन, क्योंकि ये इनका काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इनका जो काल विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो इनका काल विभाजन। नंबर 1, इन्होंने क्या किया? आदिकाल, सीधा नाम दिया है आदिकाल, ठीक है। आदिकाल इन्होंने जो समय माना है, इन्होंने ईस्वी में माना है। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक इन्होंने इसका समय माना है, आदिकाल का। दूसरा नाम क्या दिया इन्होंने? पूर्व मध्यकाल। दूसरा नाम दिया पूर्व मध्यकाल, जो भक्ति काल को इन्होंने कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल। इसका जो समय इन्होंने 1400 से 1700 तक माना है। क्या माना इन्होंने? 1400 से 1700 तक, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसका समय माना, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर इन्होंने क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल को। और रीतिकाल का जो समय है इन्होंने माना 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इन्होंने इसका समय माना है। इसके बाद में चलिए चौथे नंबर पर आ जाइए। चौथा नंबर है इनका आधुनिक काल। बहुत सिंपल रहा है इनका ना। ये लगातार इनका जो समय रहा है वो 1900 ईस्वी से लगातार इनका समय रहा है। तो ये आचार्य जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके अनुसार काल विभाजन है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है काल विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो टॉपिक डालिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और लिखिए, अब डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमें लिखना है। साथियों, इसकी रचना का नाम आप सबको पता होगा। इनकी रचना बहुत बार पूछी भी जाती है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है ना। इनकी रचना बहुत बार पूछी जाती है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बहुत बार पूछी गई रचना है ये, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वहां बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी रचना है। इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। आपको बता देता हूं, जो प्रथम भाग और इसका जो द्वितीय भाग। तो प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ है वो 1964 में प्रकाशित हुआ। 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इसका जो द्वितीय भाग है वो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है साथियों। कब हुआ है? 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। 2 भागों में प्रकाशित हुई, प्रथम भाग 1964 में, द्वितीय भाग 1965 में। याद हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। अब इनका काल विभाजन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर इनका काल विभाजन जो है वो लिखो, काल विभाजन। अब काल विभाजन क्या रहा इनका? दिख रहा होगा। इनका जो काल विभाजन है, इनका जो काल विभाजन है वो इन्होंने कितने भागों में बांटा है, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। थोड़ा सा इनका काल विभाजन बड़ा है, आप उनको ढंग से लिखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर लिखना है तो ढंग से लिखो, नहीं तो फिर मतलब नहीं है यार। और लिख रहे हो तो पढ़ो, इनको बार बार रिवाइज करो। तो सबसे पहले लिखिए इनका काल विभाजन। प्रारंभिक काल, इन्होंने आदि काल को क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल। साथियों याद रखना, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था आदि काल को, और इन्होंने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा है। यह बात आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। प्रारंभिक काल इन्होंने कहा है किसको? आदि काल को। याद हो जाएगा क्या? आदि काल को इन्होंने प्रारंभिक काल कहा। इसका जो समय 1184 ईस्वी से 1350 तक रहा है। समय क्या रहा? 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इसका जो समय है वो रहा है। साथ ईस्वी में रहा है इसका समय, है ना। दूसरा इन काल है मध्यकाल।
मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, भक्ति काल को वही मध्यकाल इन्होंने कहा है, भक्ति काल। ठीक है, इसका जो समय है वो 1350 से 1857 ईस्वी तक, 1350 से 1350 ईस्वी, 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इसका समय रहा है। कब तक? 1857 ईस्वी। लेकिन इसको भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया, इसको भी दो भागों में बांटा इन्होंने। तो पहला भाग इन्होंने जो किया है वो पूर्व मध्यकाल किया है। क्या किया है? पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल का जो समय रखा इन्होंने 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। क्या रखा? 1500 ईस्वी तक इसका समय रखा। और जो दूसरा भाग इन्होंने किया है वो किया है इन्होंने उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। अब उत्तर मध्यकाल का जो समय रखा इन्होंने 1500 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक इन्होंने इसका समय रखा है। ठीक है, 1857 ईस्वी तक इसका समय इन्होंने रखा है। अब इनका जो तीसरा आ जाता है काल विभाजन, वो है आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है इनका जो समय है 1857 से 1965 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक इसका जो समय है वो रहा है। अब कुछ इन्होंने कहा है, उन चीजों को भी नोट कर लेते हैं। देखो, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो काल विभाजन इन्होंने कर दिया, मैंने आपको बता भी दिया है। इनका काल विभाजन प्रारंभिक काल, आदिकाल को, मध्यकाल, भक्ति काल को, इसको भी इन्होंने बांट दिया और फिर आधुनिक काल इन्होंने रख दिया। सीधा रीतिकाल वगैरह कुछ नहीं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल इन्होंने बांट दिया। किसको? मध्यकाल को। अब इनके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जरूर हम लिख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक और मध्यकालीन साहित्य को, लिखो यहां पर, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। साहित्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। अब निम्नलिखित 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं उनको भी आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले जो इनकी श्रेणी रही है, निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया है, तो सबसे पहले जो श्रेणी इनकी रही है वो है धर्माश्रय। धर्माश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, ये पहली श्रेणी है। अब धर्माश्रय में रचित साहित्य कौन कौन सा रहा है इनका? संत काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा। दूसरा इनका है पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा। और तीसरे नंबर पर है पौराणिक प्रबंध काव्य, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा। और चौथे नंबर पर इन्होंने रखा है रसिक भक्ति काव्य परंपरा। ठीक है, इन्होंने जो है प्रारंभिक और मध्यकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी धर्माश्रय, दूसरी श्रेणी राज्याश्रय और तीसरी श्रेणी लोकाश्रय। तो 3 श्रेणियों में बांटा है। तो सबसे पहले जो श्रेणी है वो धर्माश्रय श्रेणी है। उसमें इन्होंने जो है जो साहित्य जो लिखा उसको भी इतने भागों में बांट दिया: संत काव्य परंपरा, पौराणिक रीति परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये, है ना। कितने श्रेणियों में बांटा है? 3 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, धर्माश्रय, राज्याश्रय और जो है लोकाश्रय। चलिए, अब इनकी दूसरी श्रेणी लिख लीजिए यहां पर। दूसरी श्रेणी जो है, दूसरी श्रेणी राज्याश्रय श्रेणी। राज्याश्रय में रचित साहित्य, राज्याश्रय में रचित साहित्य। अब राज्याश्रय में रचित साहित्य कौन कौन सा है? इन्होंने इसको भी जो है 5 भागों में बांट दिया। राज्याश्रय में रचित साहित्य को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहले इन्होंने रखा है इसको मैथिल गीति परंपरा, मैथिल गीति परंपरा। दूसरा इनका ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा। और तीसरा है ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा।
इसके बाद में 5वें नंबर पर है शास्त्रीय शास्त्रीय मुक्तक काव्य, शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। तो ये राज्याश्रय में रचित जो साहित्य है उसको भी इन्होंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। मैथिल गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य परंपरा और शास्त्रीय मुक्तक काव्य परंपरा। तो साथियों, अब जिसमें मैथिल गीति यानी कि मैथिली भाषा में जो गीत लिखे गए, वो ऐतिहासिक रास काव्य यानी कि रास जो साहित्य है उसमें लिखे गए सारे जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ रहे हैं, वो ऐतिहासिक चरित काव्य और चरित काव्य में लिखे गए, मुक्तक जो कथानक है उसका जो है काव्य खंड जो है वो मुक्तक काव्य खंड यानी मुक्तक परंपरा में लिखे गए, शास्त्रीय परंपरा में लिखे गए, तो वो सारे के सारे राज्याश्रय में आ जाते हैं। और तीसरा है जो इनका लोकाश्रय में रचित साहित्य। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? लोकाश्रय में रचित साहित्य। लोकाश्रय में रचित साहित्य, लोकाश्रय में रचित साहित्य इनका अब कौन? इनको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। लोकाश्रय में रचित साहित्य 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। सबसे ज्यादा रोमांसिक जो है आपको पता है कि जो है सूफी काव्य धारा में ही लिखे गए हैं रोमांसिक जितने भी हैं। तो रोमांसिक कथा काव्य परंपरा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। और दूसरा इन्होंने बांटा है स्वच्छंद 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 प्रेम काव्य, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, ये बांटा है साहब इन्होंने। तो गजब तरीके से डिवाइड किया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का जो काल विभाजन है। वैसे तो इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा है काल विभाजन, तो आप सबको पता है। सबसे पहले जो है इन्होंने आदि काल को क्या नाम दिया उसको याद रखना है, प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदि काल को प्रारंभिक काल, मिश्र बंधुओं ने आदि काल को जो है आरंभिक काल कहा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में दूसरा नाम इन्होंने मध्य काल, भक्ति काल को दे दिया। तीसरा इन्होंने फिर आधुनिक काल दे दिया। जो मध्य काल रहा है उसको भी 2 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। ये भी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सन संवत भी पता होने चाहिए आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो काल विभाजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं एक एक चीज आपको लिखा रहा हूं, एक एक चीज, और यहां से कोई भी जो बात है वो बाहर जाने वाली नहीं है। पहले मैं मेहनत करता हूं, खुद नोट्स बनाता हूं, उसके बाद में आप लोगों को लिखवा रहा हूं। ऐसे ही नहीं तुक्के में हवा में कोई आपको इतनी सारी चीजें कोई लिखा पाता है क्या? बताओ, लिखवा रहा हूं, आप खुद सोचिए। अभी मैं पीडीएफ से पढ़ा था तो ऐसे ही ये लो, आपको इससे थोड़ा फायदा होगा। आप लिखोगे, समझोगे, देखोगे, सुनोगे तो बहुत फायदा होगा। साथियों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, और क्योंकि वहां पर वीडियो में डालता हूं आपको पता लग जाएगा कहाँ यार वीडियो आ गया, तो ठीक है। तो ये अच्छा लगेगा आपको। 4 बजे के आसपास आपके पास वीडियो आता है, अच्छी बात है। 4 से 5 बजे के आसपास वीडियो आ जाता है। आप निश्चित रूप से वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लेनी है तो सफलता या परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्यार देने के लिए। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो। जय हिंद।